साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। साथियों, जैसा कि इस लाइव प्रसारण का टाइटल शीर्षक हमने रखा है, क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मैं वैसे तो भारतीय विज्ञान संचालकों के समूह, जिसके संस्थापक हैं अनिल त्रिपाठी सर और गीता सचदेव मैडम और उनकी पूरी तकनीकी विशेषज्ञों की टीम, और इसके साथ साथ ज्योत्सना मैडम और भी है, देश भर में इस समूह ने बहुत सी वार्ताएं की है, बहुत से विज्ञान संचालकों को एक मंच प्रदान किया है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार, बल्कि कुछ महीनों से, वर्षों से लगातार आपके सामने एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं। क्या पृथ्वी घूर्णन कर रही है? इज द अर्थ रोटेटिंग? वैसे तो ये आइडिया, ये विचार दुनिया में कैसे आया, कहां से आया, क्यों आया, ये एक तरह से मैं बताऊं आपको कि बहुत सोचने की बात है कि ये आइडिया, इसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन भूविज्ञान से भी शुरू होता है और अनेक कारणों से भी शुरू होता है। भूविज्ञान के दृष्टि से आप अगर देखें, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जियो साइंस, तो आपको एक संकेत तो मिलता ही है कि सभी महाद्वीप है, उनका स्ट्रक्चर इस तरह से है, उनका ज्यामितीय संरचना, उनका जियोमॉर्फोलॉजी इस तरह की है कि सोच के हैरानी होती है कि ये पैटर्न जो है, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न आखिर ये कहाँ से आया। तो मैं आपको वैसे तो अपनी बात कहने के लिए अनेक तरह से, अनेक दृष्टिकोण से बताता रहा हूं। पिछले कुछ समय से शायद ये, हाँ, तो पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, ये आप लोगों को अटपटा जरूर लगता होगा, बहुत ही विचित्र लगता होगा। हमारे ऋषि मुनि लोग, हमारे विद्वान लोग, हमारे बुद्धिजीवी लोग समय समय पर मंथन शब्द का प्रयोग करते रहे। मंथन एक ऐसा शब्द है जिसका तात्पर्य है एक दिशा और विपरीत दिशा, यानी किसी भी कार्य, घटना या किसी भी पहलू को या किसी भी विचार को दो दृष्टि से देखना। मंथन पॉजिटिवली, नेगेटिवली दोनों बातों को शामिल करता है, एक दिशा, विपरीत दिशा दोनों को शामिल करता है। मंथन शब्द का प्रयोग भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से हो रहा है, और कितना पहले से हो रहा है, ये एक, मैं जहां तक समझता हूँ, ये संस्कृत से भी बहुत पहले का विद्वान लोग इस पर विचार करेंगे। मंथन शब्द क्यों आया, कैसे आया, और इसके क्या मीनिंग्स है। बहुत अर्ली, यानी बहुत प्रारंभिक स्टेज में देखें तो भारत में मंथन शब्द
एक बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे किसी भी विषय में हो, केवल साइंस की बात नहीं है। मंथन शब्द का उपयोग उस हर सब्जेक्ट में किया जाता है जिसका गहन अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, किसी परिणाम पर पहुंचते हैं। इसी तरह से हमारे आसपास की चीजों में मंथन हो रहा है, हमारे शरीर में मंथन हो रहा है, जीवों वनस्पतियों में भी मंथन हो रहा है, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगों, सभी में मंथन हो रहा है, हमारे विचारों में भी मंथन हो रहा है। आज के विज्ञान और तकनीकी युग में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। किसी भी घटना के प्लस और माइनस, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक, यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि दाएं और बाएं, और बहुत से सब प्रयोग कर सकता हूं मैं कि मंथन आखिर क्या है। समुद्र मंथन, भारतीय संस्कृति में बहुत पहले से इस शब्द को, और मैं समझता हूं कि समुद्र मंथन ही नहीं, देह मंथन और सृष्टि मंथन, और ना जाने हम इस मंथन शब्द को कितना विशाल रूप से यूज कर रहे हैं, कितना गहन इसका उपयोग कर रहे हैं। हमारा ये धरती है, हमारी ये जो पृथ्वी है, हम जिस पे चलते हैं, सोते हैं, खाते हैं, सभी तरह के क्रियाकलाप करते हैं, आज बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी भूमिका हमारे लिए एक अद्भुत रूप से इस पूरे सृष्टि चक्र को समझने में अद्भुत रूप से महत्वपूर्ण हो गई है। तो प्रिय साथियों, जैसा कि मैं सोशल मीडिया पर पिछले कुछ समय से बार बार दोहरा रहा हूं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, लोगों को अटपटा लगता है। और उसी तरह से, ठीक उसी तरह से अटपटा लगता है जैसे गैलीलियो ने पहली बार कहा, जैसे कोपरनिकस ने कहने का प्रयास किया, जैसे अर्नेडो ब्रूनो ने कहने का प्रयास किया, बहुत पहले टोल्मी ने कहा, इससे बहुत पहले हमारे ऋषि मुनि लोगों ने भी कहा। तो आज अब ये बात बहुत ही वर्तमान समय में महत्वपूर्ण हो गई है कि क्या हम इस बात को स्वीकार करें, क्या गैलीलियो की बात को स्वीकार किया जाए और उसको वर्तमान में नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, और ईएसए यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और इसरो, और ना जाने दुनिया में कितनी खगोलीय संस्थाएं हैं जिन्होंने विशाल मात्रा में आंकड़े इकट्ठे किए हैं, पृथ्वी के विविध प्रकार के गुणों को सामने लाया है। आज सैटेलाइट से पृथ्वी की हर एक हरकत को नोट किया जा रहा है। मैं कहूंगा कि एक शिक्षक होने के नाते ये संदेह करना, ये सोचना कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती, कैसे घूर्णन नहीं करती, किस दृष्टि से घूर्णन नहीं करती, एक महत्वपूर्ण चर्चा इस पे हो सकती है। और पिछले कई दिनों से मेरे मित्रों ने बड़े बड़े आर्टिकल लिख करके, बड़े बड़े लेख लिख के ये मुझे समझाने का प्रयास किया कि देखिए ये कारण है जिससे
पृथ्वी का घूर्णन साबित होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन रात हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मैंने इन सबको नकार दिया कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। इसके पीछे मेरे तर्क जो है किसी वैज्ञानिक परीक्षण पर आधारित है, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन के आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं, कोई कल्पना नहीं है। मेरे लॉजिक को आप ध्यान से नोट कीजिएगा। मैं जो बात कह रहा हूं उसको समझिए कि मैं किस तरीके से अपनी बात को, अपने चिंतन को दोलनीय ब्रह्मांड, ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर दुनिया में कई लोगों ने अपने अपनी बात कही, और रोजर पेनरोज, स्टैंड हार्ट और ट्यूलॉक और ऐसे अनेक लोग हैं। हमारे देश की खगोलीय संस्था इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स पुणे में है। जयंत नार्लिकर साहब ने भी ऑसिलेटिंग यूनिवर्स पर शोध पत्र लिखा है, कॉस्मोलॉजी एंड कॉस्मोगोनी इन साइक्लिक यूनिवर्स, ये शोध पत्र का टाइटल है। इसी प्रकार से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, जिनके वर्तमान डायरेक्टर है अन्नापूर्णी सुब्रमण्यम, दुनिया में पृथ्वी के घूर्णन को बताने के लिए अनेक तरीके से लोग कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से पृथ्वी घूर्णन करती हुई दिखाई देती है, और हम धरती पर खड़े हैं, बैठे हैं, चल रहे हैं, दिन रात हो रहे हैं, दिख रहे हैं साफ कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। मेरे सोचने का नजरिया कुछ अलग है। मैं कैसे सोचता हूं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। मैं कैसे कहता हूं कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करती। आप अपनी सोच का विस्तार कीजिए, पृथ्वी से ऊपर उठिए, चंद्रमा से भी ऊपर, यहां से सोलर हमारा जो अर्थ सिस्टम, इससे बाहर निकलिए, सूर्य को देखिए टेलीस्कोप से, डायरेक्ट नहीं, फिल्टर का प्रयोग करके। फिर आप सोलर सिस्टम के अन्य ग्रहों की तरफ ध्यान दीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, सभी चंद्रमाओं की तरफ ध्यान दीजिए। क्या आपको कुछ कॉमन नजर आता है? क्या आपको कुछ सिमिलरिटी नजर आती है? क्या आपको कहीं सिमेट्रिसिटी नजर आती है? नहीं आती। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप कहते हैं कि कोई समानता नहीं है, सब विविध अलग अलग है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कुछ समानता तो है, कुछ ऐसा बेसिक पैटर्न है जिसका सब फॉलो करते हैं, सभी आकाशीय पिंड। बल्कि मैं तो कहूंगा कि धरती पर जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे सभी फॉलो करते हैं। यहां तक कि पृथ्वी की जीव साइंस में भी इस पैटर्न को, इस कॉमन सिमिलर सिमेट्रिक पैटर्न को अपनाया जाता है। मैं आगे बढ़ता हूं, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकले, सोलर सिस्टम के सभी आकाशीय पिंडों, चंद्रमाओं, ग्रहों, धूमकेतुओं, सभी से बाहर निकले और इस गैलेक्सी के दूसरे तारों की तरफ ध्यान दें, इस गैलेक्सी के अनेक नेबुलाओं की तरफ ध्यान दें। यही नहीं बल्कि गैलेक्सी के जितने भी समानताएं हैं, सिमिलर सिमेट्रिक कॉमन पैटर्न है, उसको नोट करें। फिर हमारी इस गैलेक्सी के स्वयं के टेक्सचर को देखें और बाहर निकलिए और देखिए विशाल ब्रह्मांड के अनेक गैलेक्सियों को, ब्लैक होल, तारों को, नेबुलाओं को। आपको कहीं समानता नजर आती है? कहीं कॉमन पैटर्न नजर आता है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ एक बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला फिट हो रहा है? हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बहुत पहले इस फॉर्मूले की खोज कर ली थी।
वो फॉर्मूला है ओम। मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूं या दर्शन की बात नहीं कर रहा हूं, हकीकत की बात कर रहा हूं, एकदम वास्तविक। उस वाइब्रेशन को, उस ऑसिलेशन को निकोला टेस्ला ने भी, और ऐसे दुनिया के अनेक लोग जिन्होंने वाइब्रेशन की बात की, ऑसिलेशन की बात कही। फिर साथियों, आप इस पूरे ब्रह्मांड में समानताओं को देखिए, उनको गहराई से तलाश कीजिए कि आखिर सब में ऐसा आइजैक न्यूटन सोचते थे, ऐसा अल्बर्ट आइंस्टाइन सोचते थे, ऐसा अनेक दार्शनिक बर्ट्रैंड रसेल भी सोचते थे। दुनिया में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग की चर्चा आज नई नहीं है। हमारे ऋषि मुनि लोगों ने बहुत पहले थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, यानी कि इस सृष्टि का सार क्या है, इस पूरे ब्रह्मांड का सार क्या है, ऐसा हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में, पुराणों में है। आखिर ये कॉमन पैटर्न, ये सिमिलर पैटर्न, ये सिमेट्रिक पैटर्न कहां कहां किस रूप में हम तलाश कर सकते हैं, खोज सकते हैं। बस यहीं से आप शुरुआत कीजिए उस बेसिक फंडामेंटल पैटर्न को। आज भूविज्ञान दिवस है, जियोलॉजिस्ट डे है। मैं अपनी बात अपने पृथ्वी से, हमारे इस प्यारे ग्रह, इस नीले अद्भुत ग्रह से शुरू करता हूं। आप महाद्वीपों का स्ट्रक्चर जियोमॉर्फोलॉजिस्ट अच्छी तरह से समझते हैं, भूवैज्ञानिक अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारे पृथ्वी पर ये जो उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका एक दूसरे से अपोजिट बैंड है, एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुड़े हुए हैं। महासागरों के अंदर मिड अटलांटिक रिज जो एक एस प्रकार के अक्षर की तरह है। फिर तो महाद्वीपों में ये स्ट्रक्चर, ये पैटर्न समुद्र के अंदर भी है। तो अगर आप यूरोप के वेस्टर्न हिस्से को देखें, अफ्रीका को देखें, एक दूसरे से इस प्रकार की ऐसी आकृति बनती हुई, लहराती हुई आकृति बनती है। फिर इंडिया और ऊपर रसिया के ऊपर छोटे छोटे द्वीप और हिंद महासागर, अंटार्कटिका को भी देखिए और आर्कटिक एरिया को भी देखिए। इसके बाद आप न्यूजीलैंड और हवाई द्वीप समूह, इसके बाद इक्वेटोरियल एरिया के आसपास की, विषुवतीय क्षेत्र के आसपास की चीजों को नोट कीजिए, यानी मैक्सिको, पनामा और इसके आसपास के एरिया को। फिर आप इधर फिलीपींस, कंबोडिया और इस तरह से सुमात्रा, जावा और इस तरह से आप सिंगापुर, इन सब के पैटर्न को आप ध्यान से नोट कीजिएगा। तो प्रिय साथियों, अब मैं आपको मूल बात पर लाता हूं। जब पृथ्वी के महाद्वीपों के इस स्ट्रक्चर को ध्यान से हम समझते हैं, नोट करते हैं और विचार करते हैं, दुनिया में ऐसी बात हो रही है और पहले भी हुई है। मैं आपको बताऊं कि मॉस्को यूनिवर्सिटी के एक बुलेटिन में कुछ शोध पत्रों में ऐसा कहा है, ट्विस्टिंग ऑफ द अर्थ इन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो आपको मैं बताऊं, ऐसी बात कोई नई नहीं है, लेकिन मैंने उसको एक नया रूप दिया है। तो हमारे इस पृथ्वी ग्रह में महाद्वीपों का विपरीत दिशा में मुड़ा हुआ अपोजिट डायरेक्शन, यानी भूमध्य रेखा से नीचे और भूमध्य रेखा से ऊपर एक दूसरे से विपरीत दिशा में मुड़े हुए होना महाद्वीपों का, ये संकेत करता है कि क्या पृथ्वी, ये प्रश्न उठाता है, क्या पृथ्वी वास्तव में घूर्णन कर रही है?
इसके बाद हवाओं का पैटर्न, बादलों का पैटर्न, हवाओं की मूवमेंट, बादलों की मूवमेंट, ओशियन वाटर करंट की मूवमेंट, महासागरों के पानी की मूवमेंट, ये हलचल, और साथ साथ उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में चक्रवात और प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। मैं आपको बताऊं कि हालांकि मेरी दृष्टि से हवाओं का पैटर्न, मतलब हवाओं का चलना, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन और क्लाउड्स, बादलों का मूवमेंट, और महासागरों का पानी, ओशियन वाटर करंट का मूवमेंट, चक्रवात प्रति चक्रवात मेरी दृष्टि से, और सॉलिड सरफेस, महाद्वीपों का स्ट्रक्चर, ये संकेत करता है कि पृथ्वी ट्विस्टिंग हो रही है। उत्तर दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ रही है, ट्विस्ट हो रही है। लेकिन मेरे अनेक मित्रों का कहना है कि बादलों का मूवमेंट, एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, ओशियन वाटर करंट, चक्रवात प्रति चक्रवात, ये कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, और इसके प्रमाण भी है। फोकार्ट पेंडुलम से भी पता चलता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है। तो इसके बाद में एक नई खोज अभी चल रही है कि पृथ्वी का जो इनर कोर है, इसमें भूकंपीय आंकड़ों को प्रयोग करके भूवैज्ञानिक और पृथ्वी वैज्ञानिक पता कर रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है, डीप में, इनर कोर, वो विपरीत दिशा में चल रही है। बड़े बड़े भूवैज्ञानिक ही नहीं बल्कि कॉस्मोलॉजिस्ट भी इस पर चर्चा कर रहे हैं, पृथ्वी वैज्ञानिक भी कर रहे हैं, और भी अनेक ऐसे लोग इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं। पृथ्वी के आउटर मेंटल कोर में जो कन्वेक्शन करंट है, उनमें भी ट्विस्टिंग होता है। पृथ्वी को अंदर से लेके बाहर तक संपूर्ण रूप से देखें, चंद्रमा को भी शामिल करते हुए, चंद्रमा बेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहा है, पृथ्वी की नहीं। लेकिन बेरी सेंटर बना कैसे, इसका ओरिजिन कहां से आया, कहां से ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वो ऑर्बिट कर रहा है चंद्रमा, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बनी कैसे? तो प्रश्न तो स्वाभाविक है कि इतनी चीजें उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में, पूरे अर्थ सिस्टम की बात कर रहा हूं, उसमें विपरीत दिशा में ट्विस्ट हो रही है, मुड़ रही है, चल रही है। तो प्रिय साथियों, आप सोचिए कि आखिर पृथ्वी में ऐसा क्या हो रहा है जो सोचने को मजबूर करता है कि पृथ्वी वास्तव में घूर्णन नहीं कर रही है। मैं आपको इन 7 बिंदुओं को आपके सामने रखता हूं। पहला बिंदु, बादलों की मूवमेंट, जो ये दर्शाती है उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में पृथ्वी में विपरीत दिशा में बादलों का मूवमेंट। एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन, वायुमंडल का गति करना, और फिर महासागरों के पानी में दोनों गोलार्ध में विपरीत दिशा में चलना, यानी कि ओशियन वाटर करंट। फिर चक्रवात प्रति चक्रवात, साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन। फिर जिस लिथोस्फीयर क्रस्ट यानी सॉलिड क्रस्ट पर, सॉलिड जमीन पर हम बैठे हैं, उसमें टेक्टोनिक हलचल हो रही है, उत्तर और दक्षिण गोलार्ध में विपरीत दिशा में हो रही है। उसके बाद में उसके पृथ्वी के अंदर जो हलचल हो रही है, उसको भी नोट कीजिएगा कि उसके अंदर जो हलचल हो रही है कि आउटर मेंटल कोर में संवहन, कन्वेक्शन करंट, संवहन धारा है। इसके बाद में इनर कोर में ऑसिलेशन, ऑसिलेटिंग इनर कोर, विपरीत दिशा में हलचल हो रही।
चंद्रमा बेरी सेंटर की परिक्रमा करता है, वास्तव में पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करता है। अगर आप पूरे अर्थ सिस्टम की बात करें, भूकंप की भी मैं कहना चाहूंगा कि ज्वार भाटे की भी बात करें, और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड के रिवर्सल की भी बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नहीं कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, बस ऐसा नहीं। तो आप पूरे अर्थ सिस्टम की बात करेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही बड़ा परिणाम सामने आएगा कि संपूर्ण अर्थ सिस्टम जो है वो विराट रूप से मथा जा रहा है, मंथन हो रहा है। मैं फिर आपको जो अभी हमारे मित्रों ने चर्चा की पिछले एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में, कि मेरा मजाक भी कहा, उड़ाया खूब, उन्होंने हंसी का पात्र भी बना कि देखिए एक शिक्षक हो करके ऐसे कहते हो आप कि पृथ्वी गुणन नहीं करती। कितना अवैज्ञानिक लगता है आपकी चिंतन को देख के। प्रिय साथियों, आप गौर कीजिएगा, ये मैंने केवल पृथ्वी की बात कही है कि पृथ्वी के ये जो 7 बिंदु बताए। एक बात और मैं इसमें शामिल करूंगा कि पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु, कीट पतंगे, पेड़ पौधे हैं, वो पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ उनमें मूवमेंट ही नहीं होती, उनमें गति नहीं होती। चाहे महासागरों के जल में हो, नदियों में हो, चाहे जमीन पर हो, चाहे हवाओं में हो, सभी जीव जंतु, कीट पतंगे पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में चलते नहीं। पूरे अर्थ सिस्टम को नोट कीजिए आप। फिर भी कुछ लोग इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है। अब सौरमंडल के अन्य ग्रहों को भी देखिए, मरकरी को, बुध ग्रह को, शुक्र ग्रह को, उसमें भी कुछ इसी तरह से है। लेकिन बड़े ग्रहों को देखिए, गैस दानव ग्रहों को, कि जुपिटर में जो उसका संपूर्ण एटमॉस्फेयर हो, चाहे उसके अंदर हलचल हो, अलग अलग जोन पे, अलग अलग अक्षांश और देशांतर पर जुपिटर में अलग अलग गति से पूरा सिस्टम जो है, कुछ चंद्रमा जुपिटर में रिट्रोग्रेड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, कुछ प्रोग्रेड ऑर्बिटिंग कर रहे हैं, कुछ एक दिशा में घूम रहे हैं, कुछ विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जुपिटर के अलग अलग अक्षांश पे जो गति हो रही है एटमॉस्फेयर को, चाहे पूरा उसका पदार्थ है, वो विपरीत दिशा में है। इसी तरह से सैटर्न ग्रह में भी है, उसके अलग अलग अक्षांश पे मूवमेंट अलग अलग है। सैटर्न के कुछ चंद्रमा भी रिट्रोग्रेड और प्रोग्रेड ऑर्बिटिंग करते हैं। इसी तरह से नेपच्यून है, यूरेनस है। नेपच्यून का एक मून ट्रिटन तो उल्टी दिशा में चलता है। सौर मंडल के कई चंद्रमाओं को और गैस दानव ग्रहों को, रॉकी ग्रहों को, सभी को शामिल करने के बाद अगर आप सौर मंडल के मुखिया यानी सूर्य की तरफ देखें, उसको लगातार सौर वैज्ञानिक अब तक 24 सोलर साइकिल हो चुके हैं और 25वां सोलर साइकिल ये नोट किया जा रहा है, ऑब्जर्व किया जा रहा है। सौर वैज्ञानिकों ने इन सभी सौर चक्रों को अध्ययन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि सूर्य जो है घूर्णन नहीं करता। एक प्लाज्मा बॉडी के हिसाब से सूर्य घूर्णन नहीं करता। सूर्य में से सन स्पॉट और सूर्य में से सौर ज्वालाएं, सोलर प्रोमिनेंस, सोलर वाइंड, सूर्य की आकृति का बदलना, पोलर और इक्वेटोरियल रेडियस बार बार चेंज होना, 6 किलोमीटर तक इक्वेटर में फैल जाना और पोल पर 6 किलोमीटर सिकुड़ जाना, इसको वेरिएबल ऑफ ब्राइटनेस कहते हैं। सूर्य का मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होना और ऐसी अनेक घटनाएं हैं। सूर्य के चारों जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा कर ही नहीं रहे, वो सूर्य के मेरी सेंटर की परिक्रमा कर रहे हैं। मरकरी से लेकर लास्ट प्लूटो तक, जुपिटर, सैटर्न सभी, पृथ्वी भी, मंगल भी। तो मेरी सेंटर बना कैसे? ये
सूर्य के बारे में ये भी कहा जाता है कि सूर्य वास्तव में ऑसिलेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, उसमें कंपन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। इसके अलावा हेलियोस्फेरिक करंट सीट की भी बात करें, आप पूरे सोलर सिस्टम को जो ऑट क्लाउड तक पूरा जो बबल है, पूरा सूर्य है, वो एक अदृश्य पदार्थ के द्वारा, अदृश्य द्रव्य और ऊर्जा के द्वारा वो स्प्रिंग की तरह से कसता है और लूज होता है। हमारा पूरा सौर मंडल जो है वो एक विराट दृष्टि से देखें तो वो उसमें घूर्णन और जैसा कुछ हो ही नहीं रहा। इसका प्रभाव ऑर्बिट करने वाले प्लैनेट्स की ऑर्बिटल यानी कि परिक्रमण पथ पर पड़ता है, जिसके कारण वो रेट्रोग्रेड होते हैं। कभी उनकी चाल धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। ये वक्री कहलाता है, हिंदी में हम उसको वक्री कहते हैं। इस तरह से ये बात हुई हमारे सोलर सिस्टम के ट्विस्टिंग और टाइटनिंग, द्रव्य ऊर्जा का मंथन या एक स्प्रिंग की तरह कसना या लूज होना। गणित की दृष्टि से भी मेरे पास में इसका समाधान है, मैं गणित की दृष्टि से भी इसको समझा सकता हूं। फिर साथियों, सूर्य और ग्रहों, गैस दानव ग्रहों, पृथ्वी और चंद्रमाओं सभी में मैटर का डिवीजन जो है वो डिवीजन है, वो लेड फॉर्म है और कंसेंट्रिक नहीं, कनफोकल है। क्योंकि इन आकाशीय पिंडों और सूर्य तारों की आकृति ऑबलेट है। अगर ऑबलेट स्फीरॉइड की गणित को देखें, मैथमेटिक्स को देखें, अलग अलग पैरामीटर के वैल्यू रख के उसका पूरा चित्र बनाए, ग्राफ बनाए, तो अनेक हाइपरबोलॉइड बनते हैं। हाइपरबोलॉइड इस तरह से, और साथ में अलग अलग इलिप्सॉइड बनते हैं जिनको ऑबलेट इलिप्सॉइड कहते हैं, स्फीरॉइड कहते हैं। सूर्य दो भिन्न ऑबलेट स्फीरॉइड के बीच में दोलन करता है गणित के रूप से। तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन पृथ्वी का भी है, दूसरे ग्रहों का भी है, गैर दानव ग्रहों का भी है, और साथ साथ में सूर्य का और पूरा एंटायर सोलर सिस्टम का है। ऐसा ही कुछ ब्रह्मांड में हमारी इस गैलेक्सी के दूसरे तारों के साथ हो रहा है, नेबुलाओं के साथ हो रहा है। ईटा कैरियर नेबुला का स्ट्रक्चर देखिए, मेरे इधर देखिए आप, ये इतने चित्र है। इन सभी चित्रों को ध्यान से गौर कीजिएगा। मैंने किस तरह से इन चित्रों के द्वारा ये समझाया है कि ट्विस्टिंग तो हो रहा है। लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर सोचिए, आखिर ये ब्रह्मांड में ट्विस्टिंग और टाइटनिंग का जो मैं आइडिया दे रहा हूं, कहां कहां लागू होता है। ईटा कैरियर नेबुला, होरग्रास नेबुला, साउथर्न क्रैब नेबुला, ये सब ये मेरे पीछे जो ये चित्र है, इन सभी चित्रों के माध्यम से मैं ये बात समझा रहा हूं। तो मेरे मित्रों से मैं निवेदन करूंगा, ट्विस्टिंग ऑफ द आर्ट, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पृथ्वी 6 वर्ष में दोलन कर रही है। तो पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है। आपने पृथ्वी पर खड़े होकर आसमान के, आप जिस देश में हैं, जिस गांव में, जिस शहर में हैं, और आसमान के हिस्से को देखा, आपने थोड़े से हिस्से को देख लिया, मुश्किल से 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, मैक्सिमम कितना हो सकता है ये सोच लीजिए, ये सोच लीजिए अच्छी तरह से। तो आपने आसमान के बहुत थोड़े से हिस्से को देखा है। पृथ्वी का डायमीटर 12,742 किलोमीटर है। उसकी तुलना में आप पृथ्वी पर एक मच्छर की तरह, एक छोटे से कीटाणु की तरह आसमान के थोड़े से हिस्से, जरा से हिस्से को देख रहे हैं, और आप कहते हैं पृथ्वी घूर्णन कर रही है। ग्लोब पर, पूरे ग्लोब पर अलग अलग जगह पे यही स्थिति है कि दिन रात हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा प्रमाण है पृथ्वी के घूर्णन का। दिन रात पृथ्वी और सूर्य सिस्टम का एक प्रकाशीय घटना मात्र है। दूसरे ग्रहों पर भी सोचिए, क्या जुपिटर पर दिन रात हो रहे हैं? अगर आप वहां पे सॉलिड सरफेस होगा, लेकिन वो तो पूरा गैसियस है। मैं आपको कहूंगा कि
दिन रात की घटना एक अलग तरह की बात है। पृथ्वी ट्विस्ट और टाइट हो रही है, वो अलग तरह की बात है। कैसे अलग तरह की? कि सूर्य का प्रकाश गिर रहा है पृथ्वी पर। मान लो मैं इधर से एक प्रकाश स्रोत और रख देता हूं सूर्य जैसा, या उत्तर दक्षिण पीछे आगे, तो ट्विस्टिंग तो पृथ्वी में हो ही रहा है। ये तो प्रकाश गिर रहा है, इसके कारण आपको दिन रात दिख रहे हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है 23.5 डिग्री से, और पृथ्वी में वॉबलिंग हो रहा है, प्रीसेशन हो रहा है, लड़खड़ा रही है पृथ्वी में। तो आज हम अंतरिक्ष युग में बहुत विशाल दृष्टि से सोच रहे हैं। नासा का एक वीडियो है, अर्थ ए लिविंग क्रिएचर, यानी पृथ्वी एक सजीव प्राणी की तरह। इस वीडियो का उद्देश्य पृथ्वी को इस तरह से दिखाना कि पृथ्वी अपने आप में एक प्राणी है, एक जीवित है, एक सिस्टम है जो ह्यूमन की तरह समझता है, सोचता है, और अपने आप में उसकी चेतना शक्ति है, कॉन्शियसनेस है। इस उद्देश्य से इसको वीडियो को समझा गया है। इस तरह के अनेक वीडियो हैं जो दुनिया के अनेक लोगों ने बनाए। सैटेलाइट से अगर पृथ्वी को बाहर से देखें तो पृथ्वी मंथन करता हुआ एक पिंड दिखता है, चाहे चंद्रमा से देखें चाहे सैटेलाइट से देखें। बादल एक डायरेक्शन में नहीं चल रही है, तो हवाएं भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रही। इसका मतलब महासागरों का पानी भी एक डायरेक्शन में नहीं चल रहा है। टेक्टोनिक मूवमेंट जो जीपीएस के सिस्टम से आ रहे हैं, सैटेलाइट से आंकड़े आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके हैं जिससे पता चलता है कि अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी को घूर्णन करते हुए देखा। लेकिन कहां से देखा? पूरी पृथ्वी को कवर कीजिए, पूरे अर्थ सिस्टम को कवर कीजिए, तब पता चलेगा कि पृथ्वी जो है घूर्णन नहीं कर रही है। आपने पृथ्वी को बहुत पास से आकर के देखा, बहुत पास में आकर के देखा, दूर से नहीं देखा, एक उचित दूरी से देखिए, पूरे सिस्टम को देखिए, तो आप ऐसे कहेंगे, तब आप ऐसे कहेंगे कि पूरा सिस्टम मथा जा रहा है, मंथन हो रहा है, ट्विस्टिंग टाइटनिंग हो रहा है, घूर्णन नहीं हो रहा है। आपको सोचने का अपना यानी योर एंगल ऑफ थिंकिंग चेंज करना होगा। आपके सोचने का दृष्टिकोण, आपके समझने का दृष्टिकोण बदलना होगा। क्यों बदलना होगा? किस कारण से बदले? क्योंकि ब्रह्मांड में जितनी भी नेबुलाएं हैं, तारे हैं, गैलेक्सियां हैं, सर्पिल गैलेक्सियां हैं, उन सभी में द्रव्य ऊर्जा इस प्रकार से ट्विस्ट टाइट हो रही है, मठी जा रही है। तो अभी सोशल मीडिया, फेसबुक पर जब मैं इतना लिख रहा हूं और बता रहा हूं, समझा रहा हूं बड़े दृष्टिकोण से, विराट दृष्टिकोण से, तो अनेक लोगों ने कहा कि आप किस तरह से गलत है, हम बताते हैं। और वो उन्होंने जो लॉजिक दिए हैं, जो पॉइंट दिए हैं, जो बातें कही है, वो केवल पृथ्वी के आसपास की चीजें हैं। हम विशाल ब्रह्मांड की दृष्टि से देखें, हम पूरे सोलर सिस्टम को देखें, हम पूरे अर्थ सिस्टम को देखें, जीव जंतुओं, कीट पतंगे, प्राणियों को देखें, वनस्पतियों को देखें, गैलेक्सियों, नेबुलाओं को देखें, उसके बाद में सारे ब्रह्मांडीय सिस्टम को देखें, पूरे यूनिवर्सल सिस्टम को देखें। आपको ये सोच के हैरानी होगी कि हम बहुत छोटे पैमाने पर बैठे हैं, इसलिए हमें लग रहा है कि घूर्णन हो रहा है। हमारा सोचने का, समझने का, हमारा जो डेली लाइफ है, इस तरह से एक टाइम सिस्टम में कैद हो गई है कि हमें 24 घंटे का दिन रात दिखता है, जबकि इसमें बहुत धीमी गति से परिवर्तन हो रहा है, फटाफट नहीं हो रहा है सब कुछ। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि जो कुछ चल रहा है वो इतना तेज गति से नहीं हो रहा है। आपको दिन रात दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे आपने 24 घंटों में नोट किया कि पृथ्वी में हलचल क्या क्या हो रही है। आपने 24 घंटों में देखा कि वायुमंडल, बादल, हवाएं, पानी, पृथ्वी में हलचल, जो टेक्टोनिक हलचल है, उसके अंदर हलचल है। क्या ये सब पृथ्वी के घूर्णन के डायरेक्शन में हो रहा है? सोचिए, थोड़ा अपना सोचने का दृष्टिकोण बदलिए। मंथन शब्द का मतलब है एक डायरेक्शन और विपरीत डायरेक्शन, दोनों तरफ सोचिए।
यानी कि हमारा ये पृथ्वी जो ग्रह है, जैसे दही को मट्टे है ना, लेकिन 3 डायमेंशन में, 3D में जब हम एक ग्लोब की बात करते हैं, स्फीयर की बात करते हैं, तो वो इस तरह से मथा जा रहा है, स्फीयर से इलिप्सॉइड और इलिप्सॉइड से स्फीयर, स्फीयर से ऑब्लेट, ऑब्लेट से स्फीयर। तो गणितीय रूप में मैं प्रिय साथियों आपको आपका ध्यान आकर्षित इस तरह से करूंगा कि आप विराट दृष्टि से सोचिए, विशाल ब्रह्मांड की दृष्टि से सोचिए, गैलेक्सियों, नेबुलाओं, ब्लैक होल और सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों, सभी चंद्रमाओं, सभी गैस दानव ग्रहों, सभी को शामिल करते हुए हाउ द यूनिवर्स इज वर्किंग, हमारा पूरा ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है। मैंने जो पैटर्न बताया है कि विषुवत रेखा से ऊपर और विषुवत रेखा से नीचे, यानी उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, ट्विस्ट टाइट हो रहे हैं, क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी उत्तर गोलार्ध में जो क्लॉकवाइज हो रहा है और दक्षिण गोलार्ध में काउंटर क्लॉकवाइज हो रहा है। ये जो मैंने बेसिक फंडामेंटल आइडिया दिया है, ये सारे यूनिवर्स में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। खगोल शास्त्री हो, चाहे सौर वैज्ञानिक हो, तारों को ऑब्जर्व करने वाले वैज्ञानिक हो, चाहे भू वैज्ञानिक हो, चाहे पृथ्वी वैज्ञानिक हो, चाहे जीव वैज्ञानिक हो, चाहे कोई भौतिक शास्त्री हो, उसको इस बेसिक फंडामेंटल कि किसी भी स्फीयर का नॉर्थर्न पार्ट और साउथर्न पार्ट, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर एक डायरेक्शन में नहीं चलते, चाहे सूर्य, तारे हो, ग्रह हो, नेबुलाए हो, सभी का उत्तर और दक्षिण गोलार्ध एक दूसरे के विपरीत चलता है। तो मैंने जो आपके सामने बात रखी है, मेरे अनेक मित्रों ने अपने लॉजिक दिए हैं, अपने पॉइंट दिए हैं कि देखिए पृथ्वी के घूर्णन के प्रमाण, क्योंकि वो शॉर्ट स्केल पर सोच रहे हैं, वो लार्ज स्केल पर नहीं सोच रहे हैं, पूरे यूनिवर्सल सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने अपने आसपास की छोटी सी उन बातों को कलेक्शन करके बात कही है। फोकार्ट पेंडुलम से कह रहे हैं, कोरियोलिस फोर्स के आधार पर कह रहे हैं। तो उनके पास में जो आधार है वो बहुत छोटा सा आधार है। उन्होंने यूनिवर्सल सिस्टम को नहीं समझा, उन्होंने हमारे आसपास की छोटी छोटी बातों को तक ही सीमित रह गए, लिमिटेड रह गए, उनसे आगे नहीं बढ़े। तो आज की इस चर्चा को मैं समझता हूं, मैंने इन सबका प्रिंट निकाला है, और उन्होंने जो बातें कही है उन सब का प्रिंट निकाल के, और मैंने, हालांकि आपको दिखेगा नहीं, तो मैं पूरे जो ये उन्होंने कारण बताए हैं उन कारणों को आपके सामने इस तरह से समझा रहा हूं कि जो जिस तरह से उन्होंने जो कारण बताए हैं, और ये देखिए आपके सामने इस तरह से उन्होंने क्या है कि अनेक कारण बताए हैं। मैंने इनका प्रिंट निकाल के अच्छी तरह से अध्ययन किया है, और इन सब का अध्ययन करने के उपरांत ही मैं अपनी बात कह रहा हूं। तो आप बड़े पैमाने पर सोचिए कि घूर्णन परिक्रमण जैसा कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि आपके सोचने का, आपके पॉइंट ऑफ थिंकिंग, एंगल ऑफ थिंकिंग इतना संकीर्ण है, इतना लिमिटेड है, इतना छोटे स्तर पर है। इस कारण से आपको दिन रात दिखाई दे रहे हैं, ऋतुएं दिख रही है, सीजन दिख रहे हैं। अरे पिछले साल जो आज के दिन, आज है बुधवार और तारीख है 2 और महीना है जो अप्रैल, तो पिछले साल 2 अप्रैल को जो भी वार था, जो भी आकाश स्थिति थी, क्या यही मौसम था? क्या ये सीजन था? क्या ये ऋतु था? ये सब सरक रहे हैं, धीमी गति से ऑसिलेशन हो रहा है। ये चेंज होने का ये इसके पीछे रीजन है कि वास्तव में विराट स्तर पर मंथन हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, इक्लिप्स हो रहा है। वो कहते हैं कि इक्लिप्स प्रमाण है परिक्रमण का, घूर्णन का प्रमाण है। अरे मैंने कहा कि हजारों सालों में तक क्या ये इक्लिप्स होते रहेंगे? क्या पृथ्वी और मून सिस्टम और सूर्य सिस्टम मिलकर के इसी तरह से इक्लिप्स होता ही रहेगा? क्या हजारों लाखों सालों तक ऐसा ही होता रहेगा?
थोड़ा अपना सोचने का आइडिया लगाइए, दिमाग लगाइए कि आप सोच क्या रहे हैं, कि आप विशाल विराट स्तर पर सोचिए कि ये हमेशा नहीं है, सब कुछ परमानेंट नहीं है। बहुत धीमी गति से ऑसिलेशन के द्वारा, ट्विस्टिंग टाइटनिंग के द्वारा, स्प्रिंग में कसे जाने के द्वारा, द्रव्य ऊर्जा के मंथन के द्वारा धीमी गति से बदलाव हो रहे हैं। धन्यवाद। मैं वार्ता को ज्यादा लंबा ना करके मैं विराम दूंगा। आज मैंने जो कहा है उस पर विचार कीजिएगा। मेरे मित्रों से कहता हूं कि एक बार फिर आप सोचिए, विचार कीजिए, मंथन कीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, क्या जो कहा है उसमें कहीं गलती है। आप टिप्पणी कीजिए, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। धन्यवाद।